अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। एक बार फिर खुशामदीद कहता हूँ। नबील्स वॉइस बॉक्स के अंदर एक बहुत लंबा गैप आया था, कुछ वीडियोस नहीं आ रही थी, काफ़ी लंबा गैप रहा था। उस दौरान कुछ मसरूफियात थी, कुछ इंटरनेशनल ट्रिप्स थे। आप लोगों ने देखा था उसको कि वो किस वजह से वो वीडियोज़ नहीं आई थी। बट दैन उसके बाद जब पॉडकास्ट किया तो एक ज़बरदस्त सा कंटेंट मुझे काफ़ी लोगों ने कहा कि इस पे बात करना चाहिए, बिकॉज़ ये इस वक्त जो न्यूली पेरेंट्स बने उनके लिए एक बहुत बड़ा टास्क है। और इस टास्क को सॉल्व करने के लिए मेरे पास एक ज़बरदस्त से गेस्ट आए हैं जो एजुकेशन सिस्टम के अंदर इन्होंने काफ़ी महारत हासिल की हुई है। इवन यूँ कह लीजिए कि अगर एजुकेशन सिस्टम को लेके चलाना एक डिफरेंट बात होती है, बट उसके लिए कुछ लिखना, उसके लिए बुक्स क्रिएट करना, उसका कंटेंट क्रिएट करना, ये एक डिफरेंट फील्ड है। बट ये दोनों फील्ड्स को बड़े अच्छे तरीके से लुक आफ्टर कर रहे होते हैं। कराची नहीं बल्कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के अंदर आपकी मसरूफियात होती है। एक तो हम बात करेंगे कि पेरेंट्स जो न्यूली पेरेंट्स बने वो अपने बच्चों की किस तरह तरबियत स्टार्ट करें, और तरबियत स्टार्ट करने के लिए सबसे मेन चीज़ होती है एजुकेशन। तो एजुकेशन पे भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो अपने पॉडकास्ट को लेके चलते हैं मेरे बहुत अच्छे दोस्त मोहम्मद शहीर सिद्दीकी के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं शहीर भाई? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच शहीर के यार, मुझे पता है कि आपकी मसरूफियात कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, वटेवर, आप बहुत सारे सिटीज़ के अंदर आपका ट्रैवलिंग होती है। बट रियली के थैंक्स कि आप मेरे लिए टाइम निकाला। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर फॉर दिस। मेरे इंट्रो में तो देख के समझ गए होंगे कि हम किस बारे में बात करने जा रहे हैं, क्योंकि यार ये बहुत एक कॉमन सी बात है। इवन कि मैंने बहुत सारी जगहों पर इस चीज़ को नोट किया है, और मैंने कहा कि यार डिस्कस करता हूँ इस बारे में। कि सबसे पहले बात करेंगे हम एजुकेशन सिस्टम के, पाकिस्तान का जो एजुकेशन है वो कहाँ जा रहा है, ठीक है, और मज़ीद आगे जाके इसके साथ क्या इम्प्रूव होगा या फिर ये डीवैल्यू होगा। एजुकेशन पाकिस्तान की वो कहाँ जा रही है। फिर वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों के लिए एक न्यू स्टेप लेना चाहते हैं, वो सबसे पहले सोचते हैं कि अपने बच्चे को तालीम दूँ, किस तरह की तालीम दूँ, या दुनियावी तालीम दूँ या दीनी तालीम दूँ। बट हम स्टार्ट करेंगे एजुकेशन सिस्टम को लेकर कि अभी हर शख्स मिडिल क्लास का हो या फिर फर्स्ट क्लास का बंदा हो, वो ये सोचता है अपने बच्चों को अगर मैं अच्छी एजुकेशन देना चाहता हूँ तो उसको सिस्टम भी चॉइस उसी तरह करना होता है। बट एजुकेशन सिस्टम इस वक्त 90% मुझे ऐसा फील होता है, आपको ज़्यादा बेहतर पता होगा, कि यार जो उनको प्रोवाइड करना है वो प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, जबकि उन्होंने फ़ीस इतनी रखी हुई है। आप क्या सोचते हैं कि इस वक्त सिस्टम को कहाँ जाना चाहिए? बहुत अहम क्वेश्चन है नबील आपका। एजुकेशन सिस्टम के हवाले से सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि हमें पता होना चाहिए कि एजुकेशन सिस्टम का मकसद क्या होता है और क्या नहीं होता। ठीक। हमारे यहाँ एक अजीब रिवाज सा बन चुका है कि जब भी हम एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं तो हम ये समझते हैं कि एक एजुकेशन सिस्टम से गुज़र कर ठीक है, जो एक बच्चा गुज़रता है उसके बाद उसको फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहिए, एजुकेशन सिस्टम ये सिखाती है। हमारे यहाँ मोस्टली पेरेंट्स यही समझते हैं, लोगों की भी यही राय है कि एजुकेशन सिस्टम से गुजरने के बाद तुम इतना कमाओगे और एजुकेशन सिस्टम से नहीं गुजरोगे तो इतना कमाओगे। उनका माइंड सेट करवा रहे तो वो ये समझते हैं कि गोल ऑफ द एजुकेशन इज़ टू अर्न मोर मनी। सो दिस इज़ नॉट द गोल ऑफ द एजुकेशन सिस्टम। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि एजुकेशन सिस्टम का मकसद ये नहीं होता कि कितना ज़्यादा एक बच्चा इस एजुकेशन सिस्टम से गुजरने के बाद कमाएगा। ठीक है। किसी भी एजुकेशन सिस्टम का मकसद एक बच्चे को एडल्टहुड तक जाने तक ऑप्टिमम लेवल के ऊपर उसकी डेवलपमेंट और ग्रोथ को लेकर जाना, ये एजुकेशन सिस्टम का पर्पस होता है या गोल होता है। ठीक है। जैसे कि आपने कहा कि पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम कहाँ जा रहा है, तो इसके हवाले से जवाब देने के अंदर मैं 3 बातें करूँगा। नंबर 1 तो ये कि एक एजुकेशन सिस्टम जब बनाया जा रहा होता है, सो दैट इज़ कॉल्ड द प्लानिंग फेज ऑफ एन एजुकेशन सिस्टम। तो सबसे पहले ये डिसाइड किया जाता है कि
16 ईयर ऑफ एजुकेशन के बाद एक बच्चा इस सिस्टम से गुजरने के बाद वो कहाँ होगा। ठीक है। तो उससे पहले ये देखा जाता है कि सोसाइटी की क्या नीड्स हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, दुनिया किस तरफ जा रही है, साथ ही साथ एक बच्चे की पर्सनालिटी की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और उस नीड को हम किस तरीके से मीट कर सकते हैं। इन 3 चीज़ों को पेश नज़र रखते हुए एक करिकुलम को बनाया जाता है, डिवाइस किया जाता है, जिसको फिर इम्प्लीमेंट किया जाता है थ्रू आउट पाकिस्तान या थ्रू आउट कंट्री, अगर किसी भी कंट्री का हो। सो दूसरा फेज़ ये होता है कि उस एजुकेशन सिस्टम की इम्प्लीमेंटेशन, ठीक, जिसके अंदर उस एजुकेशन सिस्टम जिसको बनाया गया उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है थ्रू आउट सोसाइटी, स्कूल सिस्टम के ज़रिए, कॉलेजेस के ज़रिए, किसी और प्लेटफॉर्म के ज़रिए। और फाइनली उसको इवेल्युएट किया जाता है कि जो एजुकेशन सिस्टम हमने बनाया है, जो हमने पॉलिसीज़ बनाई हैं, वो सारी इम्प्लीमेंट होने के बाद वो रिज़ल्ट दे रही हैं या नहीं दे रही है। ठीक। सो ये एक पूरा प्रोसेस है एक एजुकेशन सिस्टम का। पाकिस्तान के हवाले से अगर मैं कहूँ तो प्लानिंग के फ़ेज़ के अंदर पाकिस्तान बहुत सारे मामलात में बहुत बेहतर है। ताहम एक प्रॉब्लम वो ये है कि पाकिस्तान अपनी एजुकेशन फ़िलासफ़ी बहुत सारे मामलात के अंदर वेस्ट से डिराइव करता है। ठीक है। और बाज़ सूरतों में इस्लाम से भी डिराइव करता है। ऐसा ही है। सो उसका ब्लेंडेड जो करिकुलम या ब्लेंडेड जो एजुकेशनल फ़िलासफ़ीज़ होनी चाहिए हैं, उसमें भी थोड़ा सा गैप बहरहाल बाकी है, जिसके अंदर पूरा कैसे करें फिर हम, अगर यही इसी तरह से हम देखते रहेंगे कि यार एजुकेशन के अंदर एक बहुत ज़्यादा डिफरेंस, एक बहुत ज़्यादा गैप आया हुआ है, उसको फील करने के लिए कुछ तो सोचा होगा, कुछ तो ऐसे थॉट्स होंगी। देखें, इम्प्रूवमेंट पाकिस्तानी एजुकेशनल पॉलिसीज़ के अंदर आई हैं। 2019 का जो करिकुलम आया उसके बाद, जिसको एसएनसी कहा जाता था, सिंगल नेशनल करिकुलम, इसके बाद नेशनल करिकुलम ऑफ पाकिस्तान जो आया उसमें फिर भी ये कहा जाएगा कि पुराने करिकुलम से इट इज़ इम्प्रूव्ड वन। हाउएवर देयर इज़ स्टिल गैप, लेकिन वो ज़ाहिर बात है वो पॉलिसी मेकिंग टीम होती है, उसका काम होता है, तो वो इसको बेहतर अंदाज से आगे इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है। यानी जो एक अवाम है उसका इसमें कोई रोल नहीं होता, क्योंकि ये दैट्स ऑलरेडी डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द पाकिस्तान और द रेलिवेंट डिपार्टमेंट्स। अच्छा, एक और चीज़ चाहिए, जैसे आपने कहा कि कैरिकुलम की बात कर रहा हूँ, कि अगर कैरिकुलम एक डिज़ाइन किया है तो क्या हर स्कूल उसी कैरिकुलम को फॉलो कर रहा होता है या फिर अपना डेवलप कर रहा होता है वो? स्कूल के हवाले से जब करिकुलम की बात करते हैं ना, देखें करिकुलम जो बेसिकली पूरे पाकिस्तान के लिए बनता है, जिसको आप पाकिस्तान नेशनल करिकुलम कहा जाता है। ठीक है। तो जो नेशनल करिकुलम होता है वो पूरी कंट्री के लिए होता है। ठीक है। दैट इज़ नॉट फॉर अ स्पेसिफिक स्कूल, वो पूरी कंट्री के लिए होता है। अब उस पर इम्प्लीमेंट करने का अंदाज़ हर प्राइवेट स्कूल अपने एतबार से फिर उसको बनाता है, उसको ढालता है। बाज़ लोग उस पर अमल भी नहीं कर रहे होते, बाज़ लोग कैम्ब्रिज के करिकुलम को फॉलो कर रहे होते हैं। IB सिस्टम एक बड़ा मशहूर सिस्टम है जो हमारे यहाँ रिसेंटली आया है और काफ़ी उसने जो है वो नाम भी बनाया है। ठीक है। इसी तरह प्री स्कूल के अंदर देयर आर डिफरेंट अप्रोचेस, लाइक रेजियो एमिलिया का एक करिकुलम है जिसको यहाँ पे फॉलो किया जाना शुरू हुआ है। इसके अलावा और भी करिकुलम है, किंडरगार्टन है, मॉन्टेसरी है, जो कि यहाँ पे फॉलो किए जा रहे हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट की तरफ से एडवाइस है वो यही है कि वो पाकिस्तान का जो नेशनल करिकुलम है उसके मुताबिक ही तमाम स्कूल लेके चलेंगे। अब एजुकेशन की बात आती है तो सबसे पहला दिमाग में क्वेश्चन आता है, बल्कि वो न्यूली पेरेंट्स जो अभी पेरेंट्स बने, उनके सबसे पहले सोच क्या होती है कि यार मेरा बच्चा अब स्कूल जाना स्टार्ट होने वाला है। सबसे पहली चीज़ ये भी बताएंगे इसमें कि किस एज के अंदर बच्चे को स्कूल लगाया जाए, एक तो ये, और दूसरा अगर स्कूल लगा रहे हैं तो उनको क्या देखना है। जब भी एक बच्चे को आपने स्कूल में एडमिशन कराना हो तो सबसे पहले ये देखें कि आप जब एक बच्चे को स्कूल में एडमिशन करा रहे हैं, सो यू आर इन्वेस्टिंग 13 years ऑफ योर चाइल्ड इन दैट स्कूल। ओके। और 13 years के बाद वो बच्चा एक प्रोडक्ट बनकर आपको मिलेगा। सो जब भी आप स्कूल में एडमिशन कराएं तो आप ये देखेंगे कि ये स्कूल किस फ़िलासफ़ी को फॉलो कर रहा है कि 13 years के बाद ये आपका बच्चा इस स्कूल में पढ़ने के बाद कहाँ खड़ा होगा। इसका एक तरीका तो ये है कि आप डायरेक्टली उसका करिकुलम स्टडी करें, उसके बारे में जानें। दूसरा तरीका यह है कि अगर वो कोई पुराना स्कूल है तो 13 years की एजुकेशन के बाद जो उधर सबसे हायर ग्रेड्स के बच्चे हैं उनसे एक बार मीटअप करें, उनको जानें। इससे आपको अंदाज़ा होगा कि ये पूरी स्कूलिंग के बाद बच्चा कहाँ स्टैंड करेगा आपका बच्चा। अगर आप समझते हैं कि दिस इज़ द प्रोडक्ट यू वांट योर चाइल्ड टू बी,
तो फिर आप ज़रूर उस स्कूल में एडमिशन कराएं। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, दिस इज़ नॉट द प्रोडक्ट यू वांट योर चाइल्ड टू बी, तो आप उस स्कूल में बिल्कुल भी एडमिशन नहीं कराएंगे। कैसे पता चलेगा कि हमें सिस्टम कौन सा लेना चाहिए, स्कूल कौन सा होना चाहिए? हाँ, जैसे मैंने अभी बताया ना, जो भी स्कूल आप डिसाइड करने जा रहे हैं, शॉर्टलिस्ट करते हैं, तो उससे पहले आप पहले बच्चे के बारे में खुद सोचें कि मैं 13 साल के बाद बच्चे को कहाँ देखना चाह रहा हूँ। ठीक। और सिर्फ ये इसको इस एतबार से ना देखें कि मैं इसको पढ़ाई के मामले में कहाँ देखना चाह रहा हूँ, इसको इस एतबार से भी देखें आप फिजिकली अपने बच्चे को कहाँ देखना चाहते हैं। ठीक है। आप इमोशनली बच्चे को कहाँ देखना चाहते हैं। ठीक है। आप उसको कॉग्निटिवली उसके कॉग्निशन को कहाँ देखना चाहते हैं, उसके ब्रेन को कहाँ देखना चाहते हैं। साथ ही साथ आप ये देखें उसको फाइनेंशियली उसको कितनी अवेयरनेस होनी चाहिए, आप उसको कहाँ देखना चाहते हैं। दिस इज़ लाइक यू नीड टू सेट द गोल्स फॉर योर चाइल्ड। पहले आपने जो है वो डोमेन वाइज गोल लिख लेने अपने बच्चे के लिए, और जो गोल्स आपने लिखे हैं आप सर्च करें ऐसे स्कूल को जो उन गोल्स को मीट कर रहा हो। आप वो गोल एनालिस्ट करें आपने, फिर आपने देखा कि कौन सा स्कूल है कि जो मैंने जो गोल्स लिखे हैं उसको मीट कर रहा है। पर स्कूलिंग सिस्टम के अंदर मैं फॉर एग्जांपल मैं अपने बच्चे को एक डॉक्टर बनाना चाहता हूँ, तो स्कूल में तो मैं नहीं दिख सकता ना कि यार इसका आगे जाके जो है ये बच्चा इस यानी कि डॉक्टर की पढ़ाई मिलेगी। आपने तो सिर्फ ये देखना है कि स्कूल की बेसिक क्या है, उसकी बेस कितनी मजबूत है। देन उसके बाद जाके जब वो मैट्रिक क्लियर करता है तो हम एक वे पर आ जाते हैं कि यार बच्चा इंजीनियर बनना चाह रहा है, डॉक्टर बनना चाह रहा है, व्हाटएवर जो भी बनना चाह रहा है, तो फिर उस फील्ड को चॉइस कर रहे हैं। अभी जो आपकी बात आ रही है कि आप अपने बच्चे को कहाँ देखना चाहते हो 13 साल बाद, 13 साल बाद, तो हम उसको एडमिशन के वक्त तो नहीं सोच सकते। हम तो सिर्फ ये दे सकते हैं कि यार मैंने अपने बच्चे को एक एजुकेशन के अंदर देना है, एडमिशन करवाना है, और उसमें इस चीज़ को वो रियलाइज़ करेगा कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। तो हम अपने बच्चे को 13 साल की प्रेडिक्शन कैसे कर सकते हैं? हाँ, दिस इज़ नॉट अबाउट प्रेडिक्शन। अभी आपके क्वेश्चन का एक पहलू तो ये भी है कि हम ये सोचते हैं कि मैंने बच्चे को डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, या ये बनाना है। तो मैंने जैसे पहले क्वेश्चन के जवाब में मैंने आपसे कहा ना, एजुकेशन सिस्टम और एजुकेशन इज़ नॉट अबाउट जनरेटिंग फाइनेंसेस फॉर योर चाइल्ड। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बच्चे को किस केपेबल बना रहे हैं कि वो कितने पैसे कमाएगा। इसी तरह एजुकेशन इज़ नॉट, एजुकेटिंग पर्सन इज़ नॉट अबाउट कि आप उसको, जो प्राइमरी एजुकेशन है, जो आपके स्कूलिंग एजुकेशन होती है, इट्स नॉट अबाउट कि आपने कौन सा प्रोफेशन चूज़ कराना है बच्चे को। इसका मतलब ये नहीं होता। मैंने आपसे कहा था कि इसका पर्पस क्या होता है, एक बच्चे के अंदर जो पोटेंशियल होता है उस पोटेंशियल के मुताबिक उसको हाईएस्ट डिग्री तक लेके जाना बच्चे को, ये एजुकेशन सिस्टम का मकसद होता है। हाईएस्ट डिग्री तक लेके जाना फिजिकल डोमेन के अंदर, कि बच्चा 13 इयर्स ऑफ एजुकेशन के बाद फिजिकली कैसा होगा, बहुत कमज़ोर तो नहीं होगा ना, इमोशनली कैसा होगा, ये एजुकेशन के टारगेट्स होते हैं कि इमोशनली वो इमोशनल इंटेलिजेंस उसमें होगी या नहीं होगी। इसके साथ साथ वो सब्जेक्ट्स के अंदर कितना माहिर होगा। जनरल सब्जेक्ट्स के अंदर हर बच्चे का माहिर होना जो नेसेसरी है उतना ज़रूरी होता है। ठीक है। तो वो कैपेबिलिटी बच्चे के अंदर डेवलप करना भी ज़रूरी होती है। अब तो एज की बात करते हैं कि एज कौन सी सूटेबल है बच्चे की जो स्कूल में उसका दाखिला दिलवाया जाए। एज के हवाले से देखें, डिफरेंट जो आपके कंट्रीज़ हैं उसके अंदर डिफरेंट एज रिकमेंडेड होती है। बाज़ कंट्रीज़ में 4 इयर्स, बाज़ कंट्री में 2.5 इयर्स। जैसे पाकिस्तान के अक्सर प्राइवेट स्कूल्स 2.5 इयर्स के अंदर एडमिशन ले रहे होते हैं बच्चों का, जिसको प्री नर्सरी का नाम दिया जाता है या किसी और नाम से उस स्पेसिफिक क्लास का नाम दिया जाता है। तो आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है और आप घर में बच्चे को कैसा इन्वायरमेंट दे रहे हैं, इस पे ये बात डिपेंड करती है कि आप बच्चे को स्कूल में कब एडमिशन कराएं। ये कहना कि बच्चे को 2.5 साल की उम्र में एडमिशन नहीं कराया जाए, ये भी ठीक नहीं है। और ये कहना कि 2.5 साल की उम्र के अंदर किसी भी स्कूल में बच्चे को एडमिशन करा दिया जाए, ये भी ठीक नहीं है। देखिए 2.5 साल से जो 6 साल की उम्र होती है ये बहुत क्रूशल और क्रिटिकल होती है। इसके अंदर आपको बहुत केयरफुली अपने बच्चे के लिए चूज़ करना होता है राइट स्कूल। अगर घर के अंदर आप बच्चे को इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर देते हैं जिसमें बच्चे की सोशल लर्निंग, इमोशनल लर्निंग और उसकी जो बेसिक जो उसकी डेवलपमेंट की डिमांड्स है वो पूरी हो रही हैं, देन इट्स परफेक्ट। लेकिन अगर आप वो घर में नहीं दे सकते, यू नीड टू चूज़ द बेस्ट स्कूल सिस्टम फॉर योर चाइल्ड, के जहाँ पर उसकी हर एरिया में, चाहे वो फिज़िकल डोमेन हो, चाहे वो
इमोशनली हो, चाहे वो किसी भी एतबार से, वो ऑप्टिमम लेवल पर डेवलप और ग्रो कर सके। शेर, ऐसा नहीं लगता आपको कि यार एक बच्चा है, उसकी अभी खेलने कूदने की एज है, हम उसको आप स्कूल में लगा देते हैं, तो जो उसका, अभी मैंने रिसेंटली एक थोड़ी सी रिसर्च की थी कि दीगर ममालिक के अंदर जो है बच्चे को जब तक के शऊर नहीं आ जाता वो स्कूल में एडमिशन नहीं करवाते। इवन कि मैंने यहाँ तक देखा है कि वो अलाउ कर रहे हैं कि आप अपने बच्चों को 5 इयर्स के बाद स्कूलिंग सिस्टम में डालें ताकि उसको उसकी नो हाउ हो। बट अगर आप शुरू में ही एक बच्चा पेरेंट्स से थोड़ा सा जो है वो मदर फीड से हटता ही है, आप उसको एजुकेशन में लेकर चले जाते हो, आई थिंक सो कि ये थोड़ा सा रॉन्ग नहीं है अगर देखा जाए तो? जैसे मैंने इसमें जब मैंने ये सजेस्ट किया कि मैंने पहले एक डिस्क्लेमर दे दिया था कि ये कहना कि 2.5 साल की उम्र में बच्चे को स्कूल में, किसी भी स्कूल में एडमिशन करा दिया जाए, ये भी बात बिल्कुल गलत होगी। और ये कहना कि बच्चे को 6 साल तक किसी स्कूल में नहीं एडमिशन कराया जाए, ये बात भी गलत होगी। तो दुरुस्त बात क्या है? दुरुस्त बात ये है कि अगर आप घर के एनवायरनमेंट के अंदर बच्चे को हर डोमेन में हाईली डेवलप कर सकते हैं तो आप घर में करें 5 इयर्स तक। आपको लगता है कि आजकल के जनरेशन लेकिन जो है पाकिस्तान के अंदर मसला ही है ना कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो पेरेंटिंग को नहीं जानते, वो नहीं जानते कि हाउ टू एजुकेट देयर चाइल्ड। सो लिहाजा जो स्कूल सिस्टम्स हैं उनमें कुछ स्कूल सिस्टम ऐसे भी हैं जो कि बच्चों को होलिस्टिकली डेवलप कर रहे हैं, जो बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं जहाँ पर वो इंजॉय करें, जहाँ पे वो अपना एक सोशल सर्कल बनाएं, जहाँ पर उनकी हेल्दी डेवलपमेंट हो। ठीक है। तो ऐसे स्कूल चूज़ करके प्री स्कूल में बच्चे को एडमिशन कराना ये फ़ायदेमंद है। अच्छा, सेकंड इज़ दिस, क्या आपको लगता है कि अगर कोई पेरेंट्स, उनके पास एजुकेशन नहीं है बट वो चाहते हैं कि अच्छा स्कूलिंग सिस्टम में बच्चे को रखें, और जब वो अच्छे में जाता है तो उनको खुद पता नहीं चल रहा होता कि ये अच्छा है या गलत है? देखें, एक एजुकेशन वो होती है कि जो कि नेसेसरी प्राइमरी एजुकेशन है जो कि सब लोग ले रहे होते हैं। इसके बाद फिर एक स्पेशलाइजेशन होती है जो ख़ास लोग कर रहे होते हैं। हमारे यहाँ जो है वो आपको हर किस्म के पेरेंट्स मिलेंगे जिनकी प्राइमरी एजुकेशन भी कंप्लीट नहीं हुई, और बाज़ पेरेंट्स मिलेंगे जिनकी प्राइमरी तो हुई भी है मगर उन्होंने कोई स्पेशलाइजेशन नहीं की हुई। सो जिस तरह से आप ये समझ सकते हैं कि एक ड्राइवर जो है गाड़ी चलाने वाला हो सकता है उसने जो है वो तालीम हासिल की हो और हो सकता है नहीं की हो, बट ही इज़ ड्राइविंग द कार। यानी मैं बिला तमसील इस बात को कह रहा हूँ। ये बात ट्रू है, मैंने इसके बाकायदा पूरा एक पॉडकास्ट किया है। वो HR मैनेजर जो है इन ड्राइव की जो है वो ड्राइविंग चला रहा था, वो तो ऐसा भी हो सकता है। हाँ। सो जो पॉइंट है वो ये है जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। दूसरी चीज़ ये कि इस्लाम भी हमें ये कहता है कि जो काम आप करने जा रहे हो ना उसके बारे में ज़रूरी दीनी इल्म हासिल करना ये फ़र्ज़ होता है। ठीक है। तो जिस तरह ज़रूरी दीनी इल्म हासिल करना फ़र्ज़ होता है, इसी तरह वो चीज़ जो आप हासिल करने जा रहे हो उसके बारे में आपको चाहिए कि उसके बारे में सारी चीज़ें, सारी मालूमात हासिल करें। यानी अगर एक बंदे की शादी हो रही है ना तो उसको पता होना चाहिए कि आपस में अच्छे ताल्लुकात के साथ ज़िंदगी कैसे बसर करनी है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो जब आप पेरेंट बन रहे हैं, पेरेंट बनने जा रहे हैं या बन चुके हैं, सो यू नीड टू नो कि हाउ टू बिकम अ गुड पेरेंट। यानी आपको पेरेंटिंग को सीखना ज़रूरी है, चाहे आपके पीछे कोई एजुकेशन है या नहीं है, इट डजंट डिपेंड ऑन दैट। आपको लेकिन ये तो पता होना चाहिए कि इफ़ यू आर अ मदर, सो व्हाट इज़ मदरहुड, किस तरीके से आप बेहतर एक माँ बन सकती हैं, और अगर आप एक फ़ादर हैं तो आपको पता होना चाहिए किस तरीके से आप एक बेहतर फादर बन सकते हैं। तो ये सीखना पिछली एजुकेशन पर मुनहसर नहीं है। देयर आर लॉट्स ऑफ वीडियोज़ ऑन यूट्यूब, देयर आर लॉट्स ऑफ रिसोर्सेज। आप कुछ और देख रहे होते हैं, आप ये देखें कि हाउ टू बी अ गुड पेरेंट। आप वीडियोस देखें हर एज के बारे में, जिस एज में आपका बच्चा है उसके बारे में आप रिसर्च करें। रिसर्च बेस्ड टीचिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बच्चे को के बारे में रिसर्च करें, उसी के मुताबिक फिर आप पेरेंटिंग करें। ठीक है। इस वक्त जो एक नया ट्रेंड चल गया है स्क्रीनिंग टाइमिंग जिसको हम लोग कहते हैं, बच्चों की इस कदर बढ़ा दी है, इसका टोटली क्रेडिट जाता है जो वो पेरेंट्स पे जाता है। मेरा बच्चा रो रहा है, मेरा बच्चा ये कर रहा है, मेरा बच्चा वो कर रहा है, वो उसके हाथ में मोबाइल दे देते हैं, या तो फिर उसको LED खोल देते हैं, या लैपटॉप खोल के दे देते हैं, या फिर टैबलेट दे देते हैं।
स्क्रीन टाइमिंग से जो लॉस इस वक्त बच्चों पर आ रहा है, तो क्या ऐसा होना चाहिए? देखिए, इसके अंदर एक बहुत बड़ी वजह जो है वो लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पेरेंट्स जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी जो है वो समझते उस अंदाज से नहीं समझते जिस अंदाज से उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। घर में बैठे हुए पेरेंट्स अपने बच्चों को खुद यूज़ कर रहे हैं मोबाइल। आप यूज़ कर रहे हो, मैं यूज़ कर रहा हूँ, बच्चा अपना मोबाइल लेके बैठा हुआ है। जबकि एक प्रॉपर तरीके से तरबियत दी जाए कि यार आप अगर घर में बैठे हुए हो तो आप अपने मोबाइल्स यूज़ करना छोड़ दो, बट स्क्रीन टाइमिंग ने आपके रिश्ते भी ख़त्म कर दिए। तो आप एजुकेशन की क्या बात करने जा रहे हो? इस गैप को ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना चाहिए फिर? देखिए, मैंने इसीलिए तो कहा था कि जो पेरेंट्स के ऊपर ये लाजिम है कि वो ये सीखें कि हाउ टू बी अ गुड पेरेंट। ये जो आपने एक तस्वीरी खाका खींचा है कि मदर एक तरफ फ़ोन यूज़ कर रही है, फादर एक तरफ फ़ोन यूज़ कर रहा है और बच्चे को एक अलग टैबलेट या मोबाइल फ़ोन दिया हुआ है जिस पे बच्चा अपना काम कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अल्टीमेटली कि पेरेंट्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे तरीके से नहीं समझते। अगर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते और उन्हें गुड पेरेंटिंग के बारे में पता होता तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते। सो पेरेंट्स मस्ट लर्न अबाउट गुड पेरेंटिंग कि वो क्या होती है। स्क्रीन टाइम का नुकसान है वो हम सबको पता है और इसको लिमिट होना चाहिए ये भी हम सबको पता है, लेकिन उसको करना कैसे दैट ये जो है वो पेरेंट्स को सीखना चाहिए। एक और चीज़ शहीर के, जब एजुकेशन कंप्लीट होने जा रही होती है, मींस के मेरा 9 मैट्रिक के बाद जब आप एक कॉलेज सिस्टम में जा रहे थे, कॉलेज में जैसे जाते हैं तो वहाँ एक नया चैप्टर खुल जाता है, उसको हम कहते हैं लव स्टोरी। बच्चा अपनी क्वालिफिकेशन को बिल्कुल आउट कर देता है और एक फ्रेंडशिप स्टार्ट कर देता है। फिर उसका टोटली फोकस एजुकेशन जब होता है ना, वो टोटली शिफ्ट हो जाता है एक फ्रेंडशिप के ऊपर। उस वक्त पेरेंट्स को क्या डिसाइड करना चाहिए? ये बहुत अहम बात है। देखें, एक इंसान की जो ग्रोथ हो रही है ना, तो उसके अंदर जो एक टीन एज या प्यूबर्टी का जो टाइम पीरियड होता है, उसके अंदर बच्चे की फ़िज़िकल डेवलपमेंट, उसकी हार्मोन्स डिसबैलेंस हो रहे होते हैं और वो बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहा होता है। सो ऐसी एज के अंदर पेरेंट्स का बच्चों के साथ रिलेशनशिप ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। उमूमी तौर पर इस एज के अंदर जो बच्चा है वो अपने पेरेंट्स को अपना दुश्मन समझने लगता है और बाहर अपनी जो है ना उसकी सेटिस्फेक्शन और नई दुनिया के अंदर जो है वो अपनी एक रिलेशनशिप बिल्ड करने की कोशिश करता है। तो ऐसी सूरत हाल में पेरेंट्स को अपना बड़ापन साबित करने के बजाय बच्चे की एज पर आकर उससे दोस्ती बनानी चाहिए, उससे फ्रेंडशिप वाला माहौल कायम करना चाहिए, उससे अपनी बातें शेयर करनी चाहिए, उससे मशवरे लेने चाहिए अपने मामलात के अंदर भी, जिसके ज़रिए बच्चा आपके साथ क्लोज़ होगा और आपके साथ चीज़ें शेयर करेगा, बातें शेयर करेगा और अल्टीमेटली जब वो आपसे चीज़ें शेयर करेगा, एक फ्रेंडली माहौल होगा, तो इसकी इम्प्रूवमेंट आप बच्चे में भी देखेंगे। जहाँ तक बात है कि ये जो कल्चर है, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का कल्चर है, जो अपॉर्चुनिटीज़ बच्चे को कॉलेज में मिल रही होती हैं या यूनिवर्सिटीज़ के लेवल पे मिल रही होती हैं कि वो फ्रेंडशिप के माहौल में आ जाए और दीगर चीज़ों में आ जाए, इसका जो प्रॉपर जो इसका आंसर है वो यही है कि पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है वो उमूमी तौर पर उसमें बहुत सारी चीज़ें वेस्ट के एजुकेशन सिस्टम से ली गई हैं। सो क्योंकि इस गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड वाले जो फिनोमेना है इसको वहाँ पे बुरा नहीं समझा जाता, तो यहाँ पे भी उसको बुरा नहीं समझा जाता। बट ऐसा तो है ना, जब आप अपने बच्चे को एक किसी और वे में जाते हुए देखते हैं तो आपको फील होता है, आपको दर्द होता है यार कि मैंने अपने बच्चे पर एक पूरी तरबियत की और उसके बाद एक वो लव स्टोरी में चला गया, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले फील्ड में चला गया, तो थोड़ा सा पेरेंट्स को फील होता है कि यार मेरी कहीं तरबियत में कमी तो नहीं रह गई है। मैंने आपसे अर्ज़ की ना कि सबसे पहले आप जब सिस्टम डिसाइड कर रहे हैं ना, सो यू नीड टू फिगर आउट कि आपको बच्चे को कहाँ देखना है। बट ये सब चीज़ें वेस्टर्न एजुकेशन, मेरी बात क्या है कि क्लियर नहीं हो रही थी ना मेरी बात। अब ये है कि अब बच्चा बड़ा हो गया ना, चाहे फीमेल हो या मेल हो, जब वो रिलेशनशिप में चला जाता है एक, तो पेरेंट्स को उस वक्त क्या डिसाइड करना चाहिए? पहली बात, अगर पेरेंट्स ये डिसाइड कर लेता है कि ठीक है बेटा तुम अपनी एजुकेशन के ऊपर फोकस करो, हम आगे इसको कंटिन्यू कर देंगे, बट आप शर्त यही है कि आप अपना
एजुकेशन कंप्लीट कर लूँ? देखिए, बच्चे की काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे को अवेयरनेस होना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेशनशिप की अवेयरनेस होना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऑनगोइंग काउंसलिंग है जो कि पेरेंट्स को बच्चे की करनी चाहिए एक फ्रेंडली माहौल के अंदर। नहीं, पेरेंट और बच्चे का रिलेशनशिप अगर फ्रेंड्स वाला होगा तो बच्चे जिस भी डायमेंशन में जा रहे होंगे तो वो बच्चे पेरेंट्स के साथ शेयर करेंगे। आपने इस तरह का माहौल बनाना है। आप माहौल के अंदर अगर आप बाप बन के रहेंगे और बच्चे को बच्चा ये साबित करेंगे कि तुम बच्चे ही हो, तो बच्चा तो आपके साथ शेयर भी नहीं करेगा। फिर वो आप तक पहुंचेगी बात तब जब बात जो है वो बहुत बढ़ चुकी होगी। ठीक है। लिहाजा आपने इन्वायरमेंट और माहौल ही ऐसा कायम रखना है कि बच्चा जो भी कर रहा हो वो आपके साथ शेयर कर रहा हो, या उसके साथ जो भी हो रहा हो वो आपके साथ शेयर हो रहा हो। तो वो एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट आपने रखना है प्यूबर्टी की एज से बच्चे के साथ। दूसरी चीज़ ये कि आप अगर चाहते हैं कि ऐसा नहीं हो, तो मैंने जैसे पहले ये बात कही थी कि एजुकेशन सिस्टम को डिसाइड करने से पहले यू नीड टू फिगर आउट कि आपको 13 साल बाद बच्चे को कहाँ देखना है, ताकि आप वही एजुकेशन सिस्टम आप डिसाइड करें जो कि एजुकेशन सिस्टम आपके बनाए हुए गोल से मैच करता हो। अगर वो आपके बनाए हुए गोल से मैच ही नहीं कर रहा, आप चाहते हैं कि आपका बच्चा नमाजी परहेजगार हो और आप जिस स्कूल सिस्टम में बेच रहे हैं वहाँ पे बच्चा नाच भी रहे, गा भी रहे, और वहाँ पे जो है वो इन्वायरमेंट ही डिफरेंट है, तो बच्चा वो नहीं बनेगा। लिहाजा आपको पहले अपनी फिलॉसफी को देखना है कि आप बच्चे को कहाँ देखना चाहते हैं। उसके मुताबिक एजुकेशन सिस्टम्स अवेलेबल हैं पाकिस्तान में, वहाँ आपकी अपनी सोच के मुताबिक क्या एजुकेशन पे बच्चे पे प्रेशर होना चाहिए? एजुकेशन पे प्रेशर का मतलब क्या है, आप क्या कहना चाहते हैं? फॉर एग्जांपल, मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरा बच्चा जो है वो चाहता हूँ कि डॉक्टर बने, बट मेरे बच्चे की सोच बिल्कुल डिफरेंट है। वो चाहता है कि मैं पायलट बनना चाहता हूँ, बट मैं उसको फोर्स करूँ, नहीं बेटा मैं डॉक्टर हूँ तुम्हें भी डॉक्टर बनना है, मैं पायलट हूँ तुम्हें भी पायलट बनना है। तो इस चीज़ का प्रेशर बच्चों पे डालना सही है? बिल्कुल भी ठीक नहीं है ये बात, क्योंकि हर बच्चे को ये हक हासिल है चाहे कि वो अपने लिए बेहतर फील्ड की चॉइस करे। इट मीन्स के बच्चा खुद बोले अपने पेरेंट्स को। मुझे लगता है कि ये वाली बात इम्पोर्टेंट है कि बच्चे को जब अवेयरनेस आए तो वो बग़ैर घबराए, बग़ैर परेशान हुए अपने पेरेंट्स को बता दे कि बाबा मामा आप ठीक है मुझे ये बनाना चाहते हैं, बट मैं इसमें इंटरेस्ट बिल्कुल ही ले रहा, मेरा गोल कुछ और है। तो बच्चे को चाहिए कि ये खुद, लेकिन इसमें भी बच्चे की काउंसलिंग, मुस्तकिल काउंसलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि बाद औक़ात बच्चा राइट डिसीजन अपने लिए नहीं ले पा रहा होता, या वो जो डिसीजन ले रहा होता है वो माशरे के एतबार से अच्छा डिसीजन नहीं होता। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर जो कोचिंग का जो स्टाइल होता है, जिसके अंदर आप बच्चे से उसकी इंसाइट लेते हैं, फिर आप अपनी इंसाइट बताते हैं, फिर दोनों मिलकर एक ऐसे कंक्लूजन पे पहुँचें बच्चे के साथ मिल के जो बच्चे के लिए बेहतर हो। ठीक है। तो यू नीड टू लाइक कोच योर चाइल्ड फॉर दैट। अगर ये सारी चीज़ें बच्चा फेस कर रहा है, अपने पेरेंट्स को बताने का यानी कि अपने बता सकता है कि मुझे अपने एक फील्ड चॉइस करनी है जो कि आप जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही है, बट मेरी चॉइस ये है, तो इसके लिए फिर मुझे लगता है कि आपको एक अच्छा पेरेंट बनना चाहिए। तो पेरेंटिंग कहाँ से स्टार्ट हुई और किस तरह इम्प्लीमेंट करेंगे अपने ऊपर कि अच्छा पेरेंट बन जाए, ताकि ये सारी बातें बच्चे हमसे कर सकें? पेरेंटिंग है क्या, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। सो पेरेंटिंग इज़ ऑल अबाउट लर्निंग हाउ टू बी अ गुड पेरेंट। पेरेंटिंग एक ऐसी चीज़ है, जिस तरह इंसान खाना खाता है ना, तो हर बंदा ही खाना खाता है, मगर एक बंदा इतना अनएथिकली खाता है कि दोनों हाथों से खा रहा होता है, एक बंदा मुट्ठी बना के खा रहा होता है। यानी सबके अपने अपने अलग अलग स्टाइल हैं, बट जो एक अच्छे तरीके से खाना खाना है उसका सलीका सीखना पड़ेगा। सो पेरेंटिंग इज़ ऑल अबाउट हाउ टू बी अ गुड पेरेंट हाउ टू बी अ गुड पेरेंट। बच्चे के लिए आप बच्चे की तरबियत करने वाले, बच्चे के लिए आप बेहतर वालिदैन कैसे बन सकें, ये पेरेंटिंग है। ये स्टार्ट होती है जब आप डिसाइड करते हैं अपने स्पाउस को
यानी हमारे यहाँ स्पाउस का डिसीजन लेते वक्त डिफरेंट चीज़ें होती हैं कि हम ये कहते हैं कि भाई अगर लड़का लड़की को तलाश कर रहा है तो उसमें ये खुसूसियतें होनी चाहिए, और लड़की अगर लड़के को तलाश कर रही है, यानी उनके पेरेंट्स अगर लड़के को तलाश कर रहे हैं तो उसमें ये खुसूसियत होती है। उसमें कहीं ये नहीं होता कि ही नीड टू बी अ गुड पर्सन और ही नीड टू बी अ सच पर्सन के जो कि अच्छा पेरेंट भी बन सके। सो बीवी की तलाश के अंदर ये आपकी एक अहम जिम्मेदारी है, क्योंकि वो आपकी नस्लों की अमीन है, नस्लों की तरबियत उसके पास होनी है ना। सही है। तो लिहाजा ये आपके टॉप ऑफ द लिस्ट होना चाहिए कि वो अच्छी माँ बन सकती हो, उसके अंदर ये सलाहियत हो। ठीक है। यहाँ से आपकी पेरेंटिंग स्टार्ट होती है, और उसके बाद फिर रिसर्च बेस्ड पेरेंटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यानी जिस एज में बच्चा जा रहा है उससे पहले आप पूरे साल का प्लान आउट कर लें, रिसर्च कर लें, और उसके मुताबिक फिर इम्प्लीमेंट करें। सो देन इट विल बी अ रिसर्च बेस्ड पेरेंटिंग। प्री प्लान करना है, होने के बाद नहीं सोचना। यानी मिसाल के तौर पे इफ़ अ चाइल्ड इज़ गोइंग टू बी बॉर्न, तो आपने पहले से ये देख लेना है कि पिछले इनिशियल 2 years तक उसकी क्या डेवलपमेंट होगी और हमने उसको क्या सपोर्ट करना है, किस तरह का इन्वायरमेंट देना है। फिर अगले 2 साल का प्लान कर लिया। फिर जब स्कूल का डिसीजन हो रहा है तो 13 years का आपने पहले से देख लिया कि मैं बच्चे को कहाँ देखना चाहता हूँ। ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट पेरेंट्स कुछ ऐसे भी होते हैं, अगर पेरेंट की जिम्मेदारी बच्चों की तरबियत के अलावा एक चीज़ और होती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है ना, वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है। अक्सर बच्चों के साथ मैंने ये चीज़ देखी है कि उनको एक गैप नज़र आता है कि पेरेंट्स अपनी ज़िम्मेदारी नहीं ले रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, उनको एक टास्क दिया जाता है जिसको होमवर्क कहते हैं। अगर पेरेंट्स इस चीज़ को फोकस करें कि यार मैंने अपने बच्चे को जो चीज़ सिखाना है उसके मुताबिक उसको जो टास्क मिले हैं उसमें उसका जो भी रोल है वो अदा करना है अपने, ठीक है, उसको प्ले करना है उस रोल को। बट यहाँ पेरेंट्स क्या सोचते हैं कि यार आपको जो होमवर्क मिला है वो आपको कंप्लीट करना है, मुझे सिर्फ एक नज़र देखा देन उसके बाद बंद कर दिया, ये सारे काम कर लो। क्या ये लगता है कि ये एक तरीका सही है? एक तालीमी इदारा होने के नाते एक एजुकेशन सिस्टम जो होता है उसमें होमवर्क का रोल क्या होता है, दैट्स वेरी क्रूशल। होमवर्क का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि आपने 3 pages दे दिए कि बच्चा उसको कॉपी डाउन कर ले, या आपने एक ख़ास पैराग्राफ दे दिया कि बच्चा उसको याद कर ले क्रैमिंग के थ्रू, या आपने कोई और चीज़ दे दी। होमवर्क या होम इंगेजमेंट इज़ ऑल अबाउट कि आप बच्चे को घर पे वो चीज़ एक्सपीरियंस करने के लिए दें जो कि आपने जिसके बारे में बच्चे को पढ़ाया है या सिखाया है, जिस चीज़ की आपने नॉलेज दी है या जो स्किल आपने बच्चे के अंदर इंट्रोड्यूस कराई हैं, बच्चा उसको घर में इम्प्लीमेंट करे। ठीक है। और होमवर्क या जो होम टास्क हैं ये कम्प्लीटली इसका तरीक़ेकार ये होना चाहिए कि बच्चा इसे खुद करे, किसी की सपोर्ट के बग़ैर। स्कूल से इतनी सपोर्ट हो कि उसको क्या डिलीवर करना है, स्कूल की तरफ से उसके अंदर स्किल डेवलप हो गई, बच्चे ने घर में वो स्किल को इम्प्लीमेंट करना है। ठीक। पाकिस्तान में रहते हुए जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उसका प्रेशर बच्चे पे आता है, तो उसके लिए उसको क्या एक स्टेप उठाना चाहिए? एग्ज़ामिनेशन और असेसमेंट जो होते हैं या टेस्टिंग जो होती है हमारे यहाँ, उसका कॉन्सेप्ट ही गलत है। यानी हम ये समझते हैं एग्ज़ाम का मतलब ये कि साल भर जो पढ़ा उसको आप क्रैमिंग कर लें, उसका रट्टा लगा लें, पेपर में जाके वो सारे क्वेश्चंस के आंसर्स लिख दें। दैट इज़ ऑल अबाउट एग्जाम्स एंड असेसमेंट इन पाकिस्तान, यही मतलब है हमारे यहाँ। लेकिन असेसमेंट या एग्ज़ामिनेशन का मतलब ये नहीं होता। असेसमेंट या एग्ज़ामिनेशन का मतलब ये होता है कि एक पूरे ईयर से पहले, सपोज अ चाइल्ड इज़ गोइंग टू बी इन ग्रेड 4 और 4 जब वो ग्रेड 4 में जाएगा तो वो 9 months एक क्लास में स्पेंड करेगा। 9 months तक वो चंद एक्टिविटीज़ से गुजरेगा डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर, और उन एक्टिविटीज़ के अंदर बच्चे की ग्रेजुअली लर्निंग होगी। सो असेसमेंट इज़ ऑल अबाउट टू एनालाइज कि जो टारगेट हमने ग्रेड 4 में सेट किए थे बच्चे के लिए, वो टारगेट अचीव हुए हैं या नहीं हुए। ठीक। दिस इज़ ऑल अबाउट असेसमेंट। इस असेसमेंट का तरीका ये होता है, एक होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, एक होता है समेटिव असेसमेंट।
फॉर्मेटिव असेसमेंट इज ऑल अबाउट, एक टीचर को पता है कि ये गोल्स हैं, एक एजुकेशनिस्ट को पता है कि ये गोल्स हैं, अब बच्चे को एनालाइज करेगा वो ईयरली कि बच्चे के अंदर इम्प्रूवमेंट आ रही है या नहीं आ रही सच फील्ड्स के अंदर, और अगर आ रही है तो रोज़ाना की बुनियाद में उस बुनियाद पर उसकी वो अचीवमेंट्स को लिस्ट किया जा रहा होगा, जांचा जा रहा होगा। एंड में उसका एक और असेसमेंट ले लिया जाएगा जिसके अंदर ये पता चलेगा कि यार बच्चे की इस पूरे ईयर में डेवलपमेंट कितनी हुई। सो दिस इज़ द रोल ऑफ असेसमेंट। असेसमेंट के लिए हरगिज़ घर में प्रेपरेशन की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, असेसमेंट के लिए बच्चे को रट्टा बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। असेसमेंट, क्योंकि वो रोज़ाना जो चीज़ लर्न कर रहा है, बच्चे की वही चीज़ उसने असेसमेंट में डिलीवर करनी होती है। सो असेसमेंट ऐसा होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ जो असेसमेंट या एग्जामिनेशन का निज़ाम है या मिजाज है, दैट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग, जिसका लर्निंग से कोई ताल्लुक नहीं। एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त क्या हो रहा है, आप एग्ज़ाम दें या ना दें, बट आपके बच्चे को प्रमोट कर दिया जाता है। मैंने अभी रिसेंटली एक स्कूल सिस्टम से ये देखा कि यार इस बच्चे ने एग्ज़ाम नहीं दिए, बट वहाँ से ये आ रहा है कि ठीक है इस बच्चे ने एग्ज़ाम नहीं दिए, जबकि वो क्लास 4 के अंदर है, उसको क्लास 5 में प्रमोट किया जा रहा है। जब उस बच्चे को पता ही नहीं है कि मैंने क्लास 5 में करना क्या है, तो आप उसको क्यों डाल रहे हो? आजकल मुझे ऐसा फील होता है, आप स्कूलिंग सिस्टम को ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, आप फ़कत नोट बनाने के अलावा ये कोई और काम कर भी रही है, या फिर सिर्फ इनका यही काम है कि बस इनसे उनसे पैसे समेटो? ये बिल्कुल बात सही है। एक पूरा माफिया है स्कूल इंडस्ट्री का, exactly. जो सिर्फ और सिर्फ जो है वो पैसे कहा जा रहा है। हाँ बिल्कुल ऐसी है, जो कि सिर्फ पैसे बनाने के लिए जो है वो काम कर रहे हैं। अलबत्ता एक बहुत बड़ा ग्रुप ऐसा भी है, बहुत सारे स्कूल सिस्टम ऐसे भी हैं जो सिर्फ और सिर्फ बच्चों की एजुकेशन पर फोकस किए हुए हैं। सो लिहाजा ये भी नहीं कहा जा सकता कि 100% आर द पार्ट ऑफ दैट एजुकेशन इंडस्ट्री और माफिया, और ये भी नहीं कहा जा सकता कि सारे के सारे 5 उंगलियां बराबर नहीं होती किसी भी फील्ड के अंदर। एक और चीज़ भी शायद, सॉरी मैं आपकी बात कट कर रहा हूँ, कि यार अभी जो सूरत हाल देख रहे हो, एक इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम नाम दिया जा रहा है पर काम उसमें बिल्कुल नहीं हो रहा है। आप ये बोलते हो कि मेरा स्कूल दीन और दुनिया दोनों की तालीम दे रहा है, बट ऐसा नहीं होता है। यार इसका जो फीडबैक है जो इतना गलत लोगों के ऊपर आ रहा है, बहुत सारे सिस्टम्स के बारे में आप भी जानते हैं, मुझे भी नो हाउ है कि वो लोग क्या कर रहे हैं कि एक नाम दे देते हैं कि यार हमारे स्कूल के अंदर एक दीनी और दुनियावी तालीम दोनों दी जा रही है, बट उसका कहीं दूर तक मुझे नज़र नहीं आता कि यार ऐसा है। बेस बनाने के लिए, बच्चे की बेस बनाने के लिए उसको दीनी तालीम की ज़रूरत है। अगर मैं अपने बच्चे को अच्छी तालीम देना चाहता हूँ, चाहे वो दुनियावी हो या दीनी हो, अगर वो दोनों चीज़ें एक जगह मिल जाए तो मेरे लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। बट ऐसा सिस्टम नहीं हो रहा। तो कोई पॉइंट आपके जहन में आ रहा है जो बता सकें हम कि हम इस चीज़ को अप्लाई करें स्कूलिंग सिस्टम के अंदर तो ये हमारा गैप दूर हो जाएगा? इस्लामिक सिस्टम्स जो होते हैं, इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम, देखिए मार्केट में तो आपको पता है कि एक डिमांड होती है और डिमांड के मुताबिक लोग प्रोडक्ट्स को फिर प्रपोज करते हैं। सो पाकिस्तान के अंदर ये खुशाइन बात थी कि एजुकेशन सिस्टम के हवाले से पेरेंट्स की तरफ से ये डिमांड आई कि मुझे अपने बच्चों को वेस्टर्न स्टाइल एजुकेशन नहीं देनी, मैंने अपने बच्चों को बेहया नहीं बनाना। सो फिर बहुत सारे एजुकेशन सिस्टम ऐसे बने, बहुत सारे स्कूल सिस्टम ऐसे बने जो कि इस्लामिक सिस्टम को इम्बेड करते हैं जो मॉडर्न एजुकेशन है उसके साथ। बाज़ इसमें सिर्फ दावा करते हैं, बाज़ एक्चुअली इसकी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ज़ाहिरी बात है देयर आर लॉट्स ऑफ चैलेंजेस इन दैट। तो लिहाजा ऐसा नहीं है कि कोई 100% कर पाए, लेकिन वो चैलेंजेस के साथ वो चल तो रहे हैं, अपनी कोशिश तो कर रहे हैं वो। तो लिहाजा अनकरीब इंशाल्लाह इसमें बहुत अच्छा आपको इम्पैक्ट नज़र आएगा। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो शहीर जो आप कह रहे हो कि स्कूलिंग सिस्टम के अंदर इम्प्लीमेंट आज हो जाए। अच्छा, एक चीज़ और मुझे बताएं, इस वक्त देख रहे हैं कि जब आप एक जॉइंट फैमिली में रह रहे होते हैं ना, तो एक चीज़ आपको फील हो रहा होता है कि यार मेरे बड़े भाई का बेटा अच्छा पढ़ रहा है, बट मेरे बच्चे के अपनी क्वालिफ़िकेशन थोड़ी सी कम है, उसके वो हर क्लास के अंदर जो है वो ग्रेड लेकर आ रहा है, बट मेरा बच्चा जो है वो इस वक्त अच्छा ग्रेड नहीं बना पा रहा है। जॉइंट फैमिली के अंदर सबसे बड़ा एक ये इशू देखा जाता है कंपैरिजन जो है वो बहुत ज़्यादा नज़र आ रही होती है। इसकी वजह से मैंने झगड़े होते हुए भी देखे, ठीक है।
आया कि हम उस वक्त ऐसा क्या करें कि जिसके अंदर ये चीज़ भी कवर हो जाए कि यार ठीक है उनका बच्चा अच्छा पढ़ रहा है, हम अपने बच्चे पे ये मेहनत करेंगे तो उसका रिज़ल्ट आएगा। देखें, एक इंसान को जो है ना वो एक जो जॉइंट फैमिली का सिस्टम है, अब मैं इस पे तो बात नहीं करूँगा कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, दैट्स एंड द टॉपिक ना। अब जो चीज़ एग्जिस्ट करती है हम उसकी बात करेंगे। ये एग्जिस्ट करता है सिस्टम। अब जब ये सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है तो ऐसी सूरत हाल में एक पेरेंट जिसके साथ उसके भी पेरेंट हैं और उसके ब्रदर्स हैं, और उन जो ब्रदर्स उसके साथ हैं उसके साथ पूरी फैमिली है, उनके बच्चे भी हैं, ऐसा ही है, जॉइंट फैमिली हो गई पूरी, ये जॉइंट फैमिली बन गई। सो इसको अगर आप पिरामिड के तौर पे देखें, सो देयर आर लॉट्स ऑफ ट्राइंगल्स। पहला ट्राइंगल आप ये देखेंगे आपके फादर से चलता है, एक तरफ आपके फादर हैं, आपकी मदर हैं, और एक तरफ उनके सारे बच्चे हैं, जिसमें से आप एक कंपोनेंट हैं, आप भी एक उनके बच्चे हैं। अब आपके नीचे एक और ट्राइंगल है जिसके अंदर आपकी वाइफ हैं और साथ साथ आपके बच्चे हैं। सो इस सूरत हाल के अंदर हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि आपसे जो नीचे का ट्राइंगल है वो अफेक्ट ना करे आपके ऊपर के ट्राइंगल को, और जो आपके ऊपर का ट्राइंगल है वो अफेक्ट ना करे आपके नीचे के ट्राइंगल को। जब ऐसा होता है कि ऊपर का ट्राइंगल नीचे के ट्राइंगल को अफेक्ट करता है, झगड़े फसादात शुरू हो जाएंगे। जब आपके नीचे का ट्राइंगल ऊपर वाले को अफेक्ट करेगा तब भी झगड़े फसादात शुरू हो जाएंगे। और आपको हरगिज़ भी कंपैरिजन नहीं करना आपके अलावा और जो डिफरेंट ट्राइंगल आपके ब्रदर्स बना रहे हैं, उनकी फैमिली में बन रहे हैं, तो आपने उस पर फोकस नहीं रखना। सो दिस इज़ द वेरी ऑथेंटिक सॉल्यूशन कि आप, आपकी वाइफ, आपके बच्चे इस ट्राइंगल को फोकस करें और बाकी ट्राइंगल्स को फोकस ना करें। थैंक यू सो मच शहीर यार। अगर बात करेंगे तो लगता है कि ये बहुत तवील एक सब्जेक्ट है जिसके ऊपर हम पूरी डिस्कशन कर सकते हैं, बट हम अपने पॉडकास्ट को एंड की तरफ लेके चलते हैं। और थैंक यू सो मच वंस अगेन, बिकॉज मुझे पता है कि आपकी मसरूफियात, और मैं नाज़रीन को भी बताना चाहूँगा कि ये पॉडकास्ट उन लोगों के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है जो इस वक्त अपना एक स्कूलिंग सिस्टम बनाना चाह रहे हैं, जो रन कर रहे हैं वो भी। आप अगर अपने सिस्टम से मुखलिस हैं तो उसका रिज़ल्ट ख़ुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको ऑन द स्पॉट प्रोवाइड करेगा। बट अगर आपकी सोच फ़कत यही है कि मैंने सिर्फ लोगों से पैसे कमाना है और स्कूलिंग के नाम के ऊपर वो सब चीज़ें नहीं देनी है, तो बराए करम अपने सिस्टम को थोड़ा सा फिर चेक करें कि हम लोग कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। और पेरेंट्स के मुताबिक मैंने ये बात जो हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में बात की, शायर मेरे साथ मौजूद थे, पेरेंटिंग के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि आप एक रिसर्च करें अपने ऊपर भी और अपने अतराफ़ के लोगों के अंदर भी। और थैंक यू इस पॉडकास्ट को पूरा देखने के लिए, और मुझे उम्मीद है कि ये बहुत अच्छा पॉडकास्ट रहेगा। उसको आप चैप्टर वाइज भी देख सकते हैं, और फिर इंशाल्लाह एक नए पॉडकास्ट के अंदर मुलाकात होती है। तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।